हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये युक्ति सार संग्रह जो है सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें से कि आपको 50,000 इसमें एमसीक्यू दिया गया है ऑल सब्जेक्ट का, जिससे कि आपको हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 सब्जेक्ट जो है हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। आज इसमें हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र को, यानी भारत के इकोनॉमिक्स को देखेंगे। और इकोनॉमिक्स के साथ साथ ही आपके जितने भी इसमें भारतीय संगठन है देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो साइंस है ना, साइंस हम तीनों सब्जेक्ट एक ही वीडियो में करवा देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपका मिसलेनियस हो जाएगा एक वीडियो, यानी कि 3 वीडियो इसका आप जो है ओवरऑल आएगा। उसके बाद ये आपका सार संग्रह कंप्लीट हो जाएगा। फिर पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। पीडीएफ के लिए काफी कमेंट आ रहा था, तो पीडीएफ जो है ये 3 वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हम आपको जो है प्लेटफॉर्म का जो क्लास नोट का एनसीएन का कंप्लीट करवा चुके थे, उसका मेडाइबल नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका भारतीय अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का। तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, भारत जो है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे कृषि के साथ साथ पशुचारण का भी कार्य किया जाता है ना। ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारा भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है। मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का क्या है? दोनों का सह अस्तित्व है, मतलब दोनों से जुड़ा हुआ है। बंद अर्थव्यवस्था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड इकोनॉमी का वह अर्थव्यवस्था से है जिसमें न तो निर्यात होता है न आयात होता है, उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था। वैसा देश ना तो निर्यात करता है ना ही आयात करता है। ठीक है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 52%। भारत की जो भी श्रम शक्ति है उसका लगभग 52% कृषि में लगा हुआ है। 52%। छिपी या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? छिपी या अदृश्य बेरोजगारी की बात करें तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। अब है ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है, यानी कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। क्या है? वित्तीय बाजार का एकीकरण वैश्वीकरण का मतलब है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब जो होगा उसको मदद करना। और ये अंत्योदय कार्यक्रम जो है दोस्तों, किसने शुरू किया था? कमेंट करके बताइएगा। हम आपको ऑप्शन देते हैं, गांधी जी और जयप्रकाश नारायण। ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन थे, इस दोनों में से कौन थे अंत्योदय कार्यक्रम शुरू करने वाले। ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा गया है? तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे कुपोषण जो है वो अधिक है, मध्य प्रदेश को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? आईबीआरडी का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो आईबीआरडी का वार्षिक प्रकाशन है। एचडीआई यानी कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की देन है। एचडीआई जो है वो मानव विकास सूचकांक, ये महबूब उल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है जो डॉलर में प्रति व्यक्ति इनकम होता है, उसे ऐड करते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। शैक्षिक विकास सूचकांक जो कि फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। शैक्षिक विकास सूचकांक अभी अगर देखेंगे, और अभी भी आपका यही है, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। ठीक है।
बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब आयात निर्यात बंद। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलता है? कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा में गरीब का प्रतिशत सबसे अधिक है, उड़ीसा में। भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन जो है वो किया जाता है। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। जो अर्थव्यवस्था है इसका उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत को एक श्रम अधिवक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग भारत को परिभाषित करते हैं। अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? हरित सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है। हरित सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिक की मार्गदर्शिका निकाली गई? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, सीवीसी जिसको बोलते हैं, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिक की मार्गदर्शिका निकाली गई। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता शामिल नहीं है मानव विकास सूचकांक में। सामाजिक असमानता को छोड़ के सभी शामिल है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, 4 स्तंभ है उसके। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। काफी क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक को बनाया था। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 37.2% आंकलित किया था। जो तेंदुलकर समिति है इसका संबंध किससे है? गरीबी जनसंख्या से या फिर गरीबी रेखा बोल सकते हैं, ऑप्शन दोनों रहता है। तो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत से इसका संबंध है, ध्यान रखिएगा। और गरीबी रेखा को इसने जो आंकलित किया था वो 37.2% आंकलित किया था तेंदुलकर समिति ने। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो उद्यम का स्वामित्व। ध्यान रखिएगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो है वो उद्यम का स्वामित्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब है भारत की राष्ट्रीय आय। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कृषि क्षेत्र है। भारत में आय का प्रमुख स्रोत कृषि क्षेत्र है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र अंश बढ़ता जाता है। तृतीयक क्षेत्र जो होता है इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसका बढ़ता जाता है। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श यानी कि एनएसएस की स्थापना 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय न्याय दर्श यानी एनएसएस की स्थापना 1950 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ का स्थापना 1956 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का 1956 में। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निव्वल देशीय उत्पाद से है। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निव्वल देशीय उत्पाद से है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य अपना बिहार है। बिहार भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। कितना थी? 20 रुपया। यह सबसे पहले अनिश्चित किया था दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने 1867 से 68 में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन गोविंद रनाडे ने प्रतिपादित किया था। ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया? गोविंद रनाडे ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले दादा भाई नेरोजी ही किया था। दादा भाई नेरोजी सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन किए थे।
भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो CSO के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के समंक का आंकलन करता है CSO। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO है। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति उत्पाद। ध्यान रखिएगा, जो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति आय और वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। अब है 2001 से 2 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर रही। तो ये आपका करंट का प्रश्न है, इसे आप लोग करंट में सॉरी याद रखिएगा, इसको स्किप कर देते हैं। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष थी? तो 1996 से 97। बीते 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर जो थी वो 1996 से 97 वर्ष की थी। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने। देश के लिए पहला राष्ट्रीय अनुमान तय किया था दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आय समंकों का आंकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय समंक का आंकलन कौन करता है? CSO करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रांकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। राष्ट्रीय आय का प्रांकलन। आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की बेहतर माप है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय डिवाइडेड कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवा का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अब है मुद्रा और बैंकिंग। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम, ठीक है। हवाला क्या है? हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है, यानी कि जो गलत काम होता है वो होता है हवाला विदेशी मुद्रा से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। जब सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चलाती है उसे क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा और कीमत क्या होगा? बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित ऋणी होता है। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होगा? ऋणी जो होगा वो। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति। ध्यान रखिएगा कि घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें मुद्रास्फीति की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अगला सवाल पूछा गया है, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो वो है लेनदार। ऋणी को लाभान्वित होता है और जो लेने वाला होता है उसको हानि सबसे ज्यादा होती है, लेने वाले को। भारत में सर्वाधिक पत्र मुद्रा का चलन 1806 में हुई थी। भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था? 1806 में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में जो भारत के पास जो विदेशी मुद्रा है इसका सबसे ज्यादा खपत होता है पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है।
थोक मूल्य सूचकांक से भारत की मुद्रास्फीति को मापी जाती है? मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाएगी जब वर्ष का प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो, शून्य हो जाए। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से जो है वो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993 से 94 में केंद्रीय बजट में। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में। गिल्ड एंड बाजार संबंधित है सोना, चांदी या फिर सराफा से। गिल्ड बाजार सोना, चांदी या सराफ से। आरबीआई बैंक केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है आरबीआई। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, सबसे बड़ा बैंक है। भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं। बैंक की नई शाखा खोलने के लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। नए शाखा खोलने के लिए लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई देगा। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। करेंसी नोट आरबीआई जारी करता है। करेंसी कौन जारी करता है? आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई टू जून। जुलाई से लेकर जून आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ रुपया का मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। 115 करोड़ रुपया का मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए आरबीआई के पास, ठीक है, हर वक्त। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के। आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है 10 रुपए के नोट पे। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में कौन निर्णय लेगा? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। भारत में 20 रुपया एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोट की छपाई करेंसी नोट प्रेस देवास में की जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत में 20 रुपया और इससे उच्च मूल्य वर्ग के जो नोट की छपाई होती है करेंसी नोट प्रेस कहाँ पे है दोस्तों? देवास में है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है एसबीआई। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक की सर्वाधिक शाखाएं उत्तर प्रदेश में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की वाणिज्य बैंक की सबसे ज्यादा शाखा कहाँ है? यूपी में। पंजाब नेशनल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? तो यूके में। यूके में भारतीय बैंक की सबसे ज्यादा शाखा है। भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। और भारत में अगर कोई विदेशी बैंक सबसे ज्यादा है तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कोच्चि में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कोच्चि में तैरता हुआ एटीएम। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक। नाबार्ड का संबंध ग्रामीण विकास बैंक को ऋण देने से संबंधित है, ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो 200 करोड़। भारत में निजी बैंकों की स्थापना के लिए 200 करोड़ का जो है न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए। यूटीआई यानी भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना 1964 में। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है यूटीआई, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड। भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी का स्थापना 1956 में हुआ था। एलआईसी का स्थापना 1956 में। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है सेबी। स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है। और सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। सेबी को हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी को हिंदी में कहते हैं और इसका स्थापना 1988 में हुआ था। 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड को वैधानिक दर्जा 30 अप्रैल 1992 को मिला। स्थापना 1988 में हुआ लेकिन इसे वैधानिक दर्जा 30 अप्रैल 1992 को मिला था। कब? 30 अप्रैल 1992 को। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण सेबी का होता है।
सेबी जो है वो शेयर बाजार का क्या करता है, नियंत्रण करता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कितना है? 24। भारत का सबसे पुराना स्टॉक है BSE। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में। दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में। कौन सी भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक है? तो वो है SBI। SBI बैंक भारतीय बैंक है जो कि भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंच वाला पहला बैंक बन चुका है, SBI। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक को है। कागजी नोट को जारी करने का अधिकार किसके पास है? RBI के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का है। RBI में खुला बाजार का कार्यवाही का अर्थ है क्रय विक्रय किसका? सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा ब्याज की कम दर। सस्ती मुद्रा का अर्थ है कि ब्याज की कम दर। नेक्स्ट है IMF। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समूल्य घोषित करना होता है। अमेरिकी डॉलर के रूप में, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। ध्यान रखिएगा, IMF के नियम के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समूल्य घोषित करना है, और अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो, माल अथवा वस्तु बहुत कम हो, तो वह स्थिति मुद्रास्फीति होगी। आपके पास पैसा अधिक होगा, सामान कम होगा, तो वो क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर। ब्याज की बाजार दर कब प्रभावित होगा? जब बैंक दर में परिवर्तन होगा तब। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है। यानी मान लीजिए कि RBI जब SBI को ऋण देगी, RBI जब पंजाब नेशनल बैंक को ऋण देगी, तो ये क्या हो गया? वो मुझे ऋण नहीं देगी, वो बैंकों को देगी, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। और जिस रेट पे वो देती है ना, RBI जिस रेट पे बैंक को ऋण देती है, वही दर आपका क्या कहलाता है? बैंक दर कहलाता है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। गर्म मुद्रा वैसी मुद्रा होती है जिस मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991। नरसिम्हन, देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, नरसिम्हन बोले, नरसिम्हन वन लास्ट में 1 आता है ना, तो 1991 नरसिम्हन समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया था बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। नरसिम्हन समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया था बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। नेक्स्ट है वे एंड मीन्स एडवांसेस लेती है RBI से, यानी कि सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है? RBI से लेती है। वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारक मुद्रा की क्रय शक्ति है। वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक कौन माना जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी रूप से स्थापित हुआ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से। सहभागिता नोट संबंधित है विदेशी संस्थागत निवेश से। MCX SX क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। MCX SX ये स्टॉक एक्सचेंज है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? तो स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम जो है ये हुआ था आपका स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में। अगला है वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो किसान को इजी तरीके से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसने अपना एक शाखा खोला है, उसका नाम है किसान क्लब।
भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार 1949 में हुआ था। रुपया का अवमूल्यन सबसे पहले 1949 में हुआ था। नई मुद्रा यूरो। यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1999 में। यूरो को 1999 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा वृद्धि। क्या होगा? साख सृजन में वृद्धि होगा। अगर आरबीआई के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन जो है वो वृद्धि होगा। ठीक है। 1 रुपए का नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। वित्त मंत्रालय के सचिव का किस पे हस्ताक्षर होता है, साइन होता है? तो 1 रुपए के नोट पे। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमत का घटना नहीं है। यह सत्य है या असत्य? तो ये सही औसत है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य है कीमत का बढ़ना, है ना। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। किस वर्ष नाबार्ड का स्थापना हुआ? तो 1982 में। 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ, 1982 में। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। जो आरबीआई है वो करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है प्रतिलोम। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध प्रतिलोम होता है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन स्थिति है। तो स्टैगफ्लेशन जो स्थिति है वो गतिरोध और मुद्रास्फीति की है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति को आरबीआई बनाता है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा। आरबीआई जो है वो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली है नाबार्ड। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1957 में। ध्यान रखिएगा कि भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू हुई थी 1957 में। ग्रामीण बैंक की कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे 1975 में। ग्रामीण बैंक की कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए 1975 में। अगला है फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो यूएसए का। फेडरल रिजर्व जो है ये यूएसए का एक वित्तीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू समय अवधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए। हमारे देश में बैंक के द्वारा सामान्यतः अधिकतम 10 वर्ष अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है। कितने? 10 वर्ष के लिए। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो आरबीआई। आरबीआई जो है वो विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है आरबीआई। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ट्रेजरी बिल को कौन बेचता है? आरबीआई। भारत में व्यापारिक बैंक की देनदारी के घटक में सबसे महत्वपूर्ण है सावधि जमा धनराशि। भारत में व्यापारिक बैंक की देनदारी के घटक में सबसे महत्वपूर्ण है सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकार प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहते हैं। ट्रेजरी बिल किसको कहते हैं? तो अल्पकालिक सरकार की प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगदी रिजर्व बैंक अनुपात, जिसको सीआरआर बोलते हैं, सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका मतलब है कि वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, तब वो सीआरआर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी कहते हैं। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधि में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो वाणिज्यिक बैंक का। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधि में ऋण वितरण में जो है वाणिज्यिक बैंक का हिस्सा सबसे ज्यादा है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर
की एक साथ उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति के उच्च दर और बेरोजगारी के उच्च दर जब एक साथ होती है तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो दुर्लभ मतलब जो मुश्किल से मिले, है ना। तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसे कहेंगे दुर्लभ मुद्रा। वाणिज्यिक बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाता है? नकदी रिजर्व कहलाता है। जो वाणिज्यिक बैंक के द्वारा आरबीआई के पास रखा हुआ जो न्यूनतम होता है उसको क्या कहते हैं? नकदी रिजर्व कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। अगला है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है मुद्रास्फीति के साथ। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। जब आरबीआई बैंक दर को कम करेगा तो बाजार की तरलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भारत में 50 रुपया का करेंसी नोट पर किसका हस्ताक्षर है? तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है नोट पे। किसका? आरबीआई के गवर्नर का। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा जो होती है वो 1 लाख रुपया होती है। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा होती है 1 लाख। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से 3 महीने के लिए वैध होता है। जो हमारे पास चेक होता है वो अब 3 महीने तक ही वो जो है वैध होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। टीजर ऋण क्या है? टीजर बैंकों द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर को कहते हैं टीजर ऋण। बैंक द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर को कहते हैं टीजर ऋण। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से, मतलब कि कोई कस्टमर है वो 100 रुपया का नोट अगर बैंक को जाली देता है तो जो ग्राहक चाहता है कि हमको बैंक वापस दे दे, ठीक है, लेकिन बैंक इस समय क्या करेगा? बैंक वापस देगा या नहीं? तो बैंक जो है वो नोट को परिवर्ध करना और वापस नहीं लौटाना। बैंक क्या करेगा? उस नोट को नहीं वापस लौटाएगा, है ना। अशुद्ध ऋण का क्या अर्थ है? अशुद्ध ऋण का अर्थ क्या है? किसी कंपनी को देय राशियों जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। अशुद्ध ऋण का अर्थ है कि किसी कंपनी को दी गई राशि जिसका भुगतान नहीं होने वाला है, ठीक है, अशुद्ध ऋण कहते हैं। हमारे देश के लगभग सभी बैंक ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? तो किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है ताकि जो किसान है उनको फसल ऋण इजीली मिल जाए। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाएगा मूलभूत सुविधा ऋण। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण में नहीं माना जाता है मूलभूत सुविधा ऋण। नेक्स्ट है आरटीजीएस। आरटीजीएस लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा जो है वो निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं होगी। अधिकतम सीमा इसकी नहीं है आरटीजीएस के लेन देन के अकॉर्डिंग। रेपो दर का सही अर्थ क्या है? तो रेपो रेट जो होता है ना, बैंक के द्वारा आरबीआई से उधार लेने पर, जब कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेता है जिस रेट पर, जिस ब्याज दर पर, उसको कहते हैं रेपो दर, ठीक है। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंक की जो आरक्षितियां बतौर बफर चल निधि का काम करती है वो है एसएलआर। संकट के समय के दौरान जो वाणिज्यिक बैंक की जो आरक्षितियां बतौर बफर चल निधि का काम करती है वो क्या है? एसएलआर है। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या MICR कोड कहलाती है। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री में बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या MICR कोड कहलाती है। नेक्स्ट है बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज धन अंतरण सिस्टम जो है वो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे बॉन्ड कहते हैं। लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है लेनदार।
ओवरड्राफ्ट खाते में जो ग्राहक होता है वो बैंक का लेनदार होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहक द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? क्योंकि ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान भी कर सकता है। क्रेडिट कार्ड हमारे लिए आसान इसलिए है कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो आप वहां से काम करो, जब पैसे आपके पास आए तो आप उसमें उसे चुका दो। तो बस ये इजी है, इसीलिए लोग को पसंद आता है। बैंक पार चेक आहरित करने वाला ग्राहक को अधिकार होता है। बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक का अधिकार है कि चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। धन शोधन क्या है? धन शोधन अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन है। अवैध रूप से धन का परिवर्तन धन शोधन है। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? तो संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए जो आरबीआई है वो रेपो या रिवर्स रेपो दर को बढ़ाना क्या करता है? रेपो दर या फिर रिवर्स रेपो दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंक द्वारा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। कृषि और संबद्ध गतिविधि के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। कृषि और संबद्ध गतिविधि के लिए दिए गए ऋण बैंक जो है वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में वर्गीकृत करते हैं। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता या उपलब्ध कराता है? तो CIBIL। CIBIL संगठन जो है वो उधारकर्ता की ऋण पृष्ठभूमि रखता है और उसे उपलब्ध भी कराता है। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI। FDI में F क्या है? F जो है वो फॉरेन को बताता है। क्या? फॉरेन को बताता है। किस वर्ष में नबार्ड मतलब कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? तो 1982 में नबार्ड की स्थापना हुई थी। 1982 में। सिडबी का स्थापना कब हुआ था? सिडबी की स्थापना की गई थी तो सिडबी लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने के लिए। सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने के लिए की गई थी। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1957 में। भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू हुई थी। पहला स्टेटमेंट है सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण है मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकता में कटौती करनी पड़ती है। सही उत्तर आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा कि A और तो दोनों सही है। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं और मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। दोनों सही है, लेकिन R A का सही व्याख्या नहीं करता है। R जो है वो A का सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रांकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो ये हो जाएगा आपका थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति के प्रांकलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो सावधि जमाएं। सावधि जमाएं भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश है सावधि जमाएं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक या फिर वाणिज्यिक बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है? तो वो है SBI। SBI पहला बैंक है जिसने अपनी शाखा चीन में खोली है। शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? बुल और बियर का संबंध हो जाएगा शेयर बाजार से। बुल और बियर का संबंध शेयर बाजार से है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग और इनसाइड ट्रेडिंग जो होता है ये शेयर बाजार संबंध है और इसके अंतर्गत कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं या फिर उससे संबंधित कोई और व्यक्ति जो होता है मतलब कंपनी से संबंधित
उसके आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी के आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में क्या करते हैं, उसका अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ड एज्ड बाजार का संबंध शराब बाजार से हो जाएगा, शराब या जो ज्वेलरी था उससे हो जाएगा, सोना चांदी से। गिल्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय किया जाता है। नरसिम्हन समिति का संबंध है, नरसिम्हन समिति का संबंध हो जाएगा बैंकिंग रचना सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग रचना सुधार से है। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ता को दिया जाता है? तो ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है उसे दिया जाता है। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्ति रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया है? तो संगम का एक संगम सॉफ्टवेयर है जिससे भारत सरकार से अगर किसी व्यक्ति को जल्दी पेंशन नहीं मिलता है सेवानिवृत्ति के बाद, या कोई भी रक्षा कर्मी हो, तो यहाँ से जो है उसे इजीली तरीके से मिल जाएगा ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और इस प्रॉब्लम का वहां पे जो समाधान भी हो सकेगा। नेक्स्ट है पद बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं? तो बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। बैंक इंश्योरेंस का मतलब है बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा यह एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं यानी टैक्स नहीं लगाया जाता है, उसे ब्लैक मनी कहते हैं यानी काली मुद्रा कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से सिक्योरिटी में व्यापार करना। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटी में व्यापार करना। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है? तो सेबी को। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने सेबी को जो है ये नियामक शक्तियां सौंपी है। किसको? सेबी को। इरिडा नियमन करती है। इरिडा जो है वो बीमा कंपनियों का नियमन करती है। किसका? बीमा का, बीमा कंपनी का। बैंकिंग दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है, उसे कहते हैं बैंकिंग दर। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पे गलती बोल दी, यहाँ पे वित्त मंत्रालय के सचिव का हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। भारत में मुद्रा संबंधित नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ध्यान रखिएगा कि भारत में मुद्रा संबंधित नोट के निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ है कि रुपये का मूल्य कम हुआ। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ है कि रुपये का मूल्य कम हुआ। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे विनिमय दर कहते हैं। वैसा दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे विनिमय दर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय दर। बैंकिंग लोकपाल ग्राहक की शिकायत प्रावधान करता है। बैंकिंग लोकपाल क्या करता है? ग्राहक की शिकायत का प्रावधान करता है। वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं। अपनी विदेश यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको कहां पर संपर्क करना चाहिए? ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा पर, है ना। अगर आपको विदेश जाना है तो आपको डॉलर चाहिए होगा, तो उसके लिए आप किसी भी बैंक से जाके जो है वहां से आप ले सकते हैं। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा।
आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति जो है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो होता है आरबीआई। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? तो व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। बचत बैंक खाते व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए खोले जाते हैं। चेक और ड्राफ्ट। चेक और ड्राफ्ट की वैधता अवधि जारी किए जाने की तिथि से कितने माह तक है? 3 महीने तक। चेक हो या फिर ड्राफ्ट, इसकी अगर वैधता है तो वो 3 महीने तक होगी। अगर उस पर आपने भर के साइन कर दिया तो 3 महीने तक ही वो वैलिड होगा। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से जो है वो बैंक को उच्च ऋण जोखिम है क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन मिलीलैंड, क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन क्या है? तो मिलीलैंड कार्डर्स है, मिलीलैंड कार्डर्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? दलाल स्ट्रीट में। संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियां होती है 30। संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियां कितनी है? 30 है। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर 26% है। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर कितना है? 26% इसका स्तर है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। वैकल्पिक धन उदाहरण है चेक। वैकल्पिक धन का कौन उदाहरण है? चेक है। आरक्षित निधि अनुपात यानी सीआरआर और संविधिक चल निधि अनुपात यानी एसएलआर, इन पदों का अत्यधिक करीबी संबंध किस उद्योग बाजार से है? तो बैंकिंग उद्योग से है। सीआरआर और एसएलआर, इन पदों का अत्यधिक करीबी संबंध जो है वो बैंकिंग उद्योग है। क्या है? बैंकिंग उद्योग। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है रिजर्व बैंक। वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? आरबीआई है। भारत में बैंकों को पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। बैंक की कौन सी सेवा या उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया जाता है? तो शिक्षा ऋण। जो एजुकेशन ऋण होता है ये विशेषकर छात्रों के सहायता के लिए तैयार किया जाता है। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग में सुधार से है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो आरबीआई। आरबीआई मौद्रिक नीति को बनाता भी और लागू भी करता है आरबीआई। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव भी आरबीआई ही करता है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना का संबंध है। तो स्वाभिमान योजना जो है ये ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंक से। भारत में मुद्रास्फीति के प्रांकलन का सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक है। ध्यान रखिएगा, थोक मूल्य सूचकांक जो है ये भारत में मुद्रास्फीति के प्रांकलन का सबसे प्रचलित माप है। नेक्स्ट, और ये बैंकिंग का लास्ट प्रश्न है कि बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा कहा जाता है अधिकृत डीलर। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा का अधिकृत डीलर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीलर। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो शून्य आधारित जो बजट है इसका अर्थ होता है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो ये अमेरिका की देन है। शून्य आधारित जो बजट है किसकी देन है? अमेरिका के। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? तो 1987 से 88 में। जो भारत में शून्य आधारित बजट है इसको 1987 से 88 का जो वार्षिक बजट आता है उसमें अपनाया गया था। 1987 से 88 याद रखिएगा। हाल के वर्ष में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मंद जो है वो ब्याज की अदायगी है। सरकार को सबसे ज्यादा बजट कहाँ से प्राप्त होता है? तो ब्याज अदायगी से। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवैट। मोडवैट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। मोडवैट या संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा उसे कहते हैं बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व राजकोषीय घाटा है। संपदा कर भारत में पहली बार 1957 में लगा था। संपदा कर कब लगा था? 1957 में।
गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मंद जो है वो ब्याज भुगतान है। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मंद ब्याज भुगतान है। केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है? तो फरवरी में केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, फरवरी माह में। ठीक है। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो अगर वार्षिक बजट को लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र पेश करता है। क्या करता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है एक्साइज ड्यूटी से। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है एक्साइज ड्यूटी से। राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह कर आय कहलाएगा। याद रखिएगा कि भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है कर आय। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मंद होती है केंद्रीय योजना। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का सबसे बड़ा योगदान है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियां के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। बजटीय घाटा किसे कहते हैं? तो कुल आय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। ठीक है। बजट 2012 के अनुसार भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? तो व्यक्ति जिसमें 80 वर्ष और अधिक आयु प्राप्त कर ली हो, है ना, उसे कहेंगे। जो 80 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर लिया हो उसे कहेंगे। ठीक है, सुपर वरिष्ठ नागरिक। भारत में कृषि आय पर लगाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा कर। राज्य सरकार जो है वो कृषि पे टैक्स लगाता है। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? तो औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद यानी कि सब्सिडी के कारण अधिकतम है? तो तेल पर। सब्सिडी, भारत सरकार का व्यय जो है, भारत सरकार का व्यय सब्सिडी के कारण अधिकतम है तेल पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो बजट और ये दोनों वित्त मंत्रालय करता है। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को कौन लाता है? वित्त मंत्रालय। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन सा राजस्व को राज्य सरकार में वितरित नहीं किया जाता है? तो सीमा शुल्क को। संघ सरकार जब अर्जित करता है सीमा शुल्क तो इसको राज्य में वितरित नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? तो भारत सरकार जो है टोल टैक्स भारत सरकार नहीं लेता है। टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मंद होती है। तो केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मंद जो होती है वो ब्याज अदायगी होती है। ब्याज अदायगी। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मंद जो होता है वो होता है ब्याज भुगतान। अब है भारत में नियोजन। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है एम विश्वेश्वरैया को। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो एम विश्वेश्वरैया ने। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आय और संपत्ति में असमानता को घटाना, निर्धनता उन्मूलन करना। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? तो 1950 में। भारत में योजना की अवधारणा 1950 में स्वीकार की गई। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग को है। योजना आयोग क्या करता है? पंचवर्षीय योजना बनाता है। पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुदान कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन जो करता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद प्रस्तुत करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद जो है प्रस्तुत करता है।
आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था 1951 में। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग, पृथक विभाग कौन सा है? नियोजन एवं विकास विभाग का स्थापना यानी खोला था 1944 में। भारत सरकार ने एक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग का स्थापना किया 1944 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र की प्रमुखता दी गई थी? तो कृषि के क्षेत्र में। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में जो है वो प्रमुखता दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी? द्वितीय में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो पीसी महालनोबिस मॉडल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर ध्यान रखिएगा। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में। उद्योग विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग है। उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग है। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अक्षांशित कुल वर्ष की संख्या 6 है। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना से अक्षांशित कुल वर्ष की संख्या कितनी है? 6 वर्ष है। भारत में योजना अवकाश था 1966 के सूखे के पश्चात। 1966 में सूखे के पश्चात जो था वो प्लान हॉलीडे था यानी योजना अवकाश था। भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। जो भारत में पंचवर्षीय योजना था इसमें सबसे असफल योजना रहा था तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास। क्या था? आत्मपोषित विकास। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया? तो तीसरी। भारत वो तीसरी पंचवर्षीय योजना अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। और अब इस 16वें वित्त आयोग के लिए अरविंद पनगडिया चुने गए हैं। ठीक है। और 15 में कौन थे? एनके सिंह। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से आपका जो है वो हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था, है ना। जो कि कृषि की नीति थी पंचवर्षीय हरित क्रांति। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को गॉडविल योजना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 था इसे गाडगिल योजना कहते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर है। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव से पारित हुआ था। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। CSIR के भी वही होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग के सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग के सचिव होगा। योजना आयोग है एक संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय। योजना आयोग संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। भारत में योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में। योजना आयोग के सदस्य की संख्या सरकार की इच्छानुसार होती थी। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि अभी नीति आयोग का है। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उसको भारत सरकार के
सरकारी वरीयता क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान जो है वो दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नबार्ड, नबार्ड की स्थापना जो है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नबार्ड की स्थापना। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक अभिलक्षण किसका है? आर्थिक आयोजन का। अगला प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 90 रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 90। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम JRY है। JRY 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था ये कार्यक्रम। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब है? 1992 से 97। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ रूस में अपनाया गया था। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम रूस में अपनाया गया था। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान का आर्टिकल 280 में है। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत की गई? तो 10वीं योजना। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत जो है वो की गई 10वीं पंचवर्षीय योजना में। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए गठन होता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी थे। 15 में NK सिंह थे और अभी 16 में का भी घोषणा हो चुका है। पहले भी बताए हैं अरविंद पनगडिया जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके थे, उन्हें बनाया गया है। ठीक है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु एजेंसी कौन है? वित्त आयोग है। वित्त आयोग मौद्रिक नीति तैयार करता है। वित्त आयोग मौद्रिक नीति को तैयार करता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया, नया चुनाव हुआ, जनता पार्टी चुनी गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वो सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। सार्वजनिक मामलों में राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार द्वारा लाई गई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 है। योजना अवकाश और अक्सर यही पूछा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम पहली बार 1975 में प्रारंभ हुआ था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है। अगला है 13वें वित्त आयोग की स्तुति के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत होगी? तो 32.0%। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि कितनी है? तो 7,98,000 करोड़ रुपए का। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि जो है वो 7,98,000 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी 6 अगस्त 1992। 6 अगस्त 1992 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। भारत का योजना आयोग है एक सलाहकार संस्था। भारत का योजना आयोग क्या है? एक सलाहकार संस्था है। भारत सरकार के योजना आयोग के 8वीं योजना के लिए निम्न में से किस विकास दर को चुना गया? तो चुना गया आपका 5.6
भारत सरकार के योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए 5.6 विकास दर को चुना है। निम्न अवधियों में से कौन एक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका 2007 से 12 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि दर लक्षित था, वो था 4.0। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था, इसमें कृषि में वार्षिक समृद्धि दर दिया गया था 4.0% का लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई थी ऊर्जा क्षेत्र के लिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि किसके लिए? ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई थी। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किया गया था, तो ये 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को सबसे पहले 1975 में प्रारंभ किया गया था। कब? 1975 में। भारतवर्ष में नवी पंचवर्षीय योजना अंतर्गत आर्थिक विकास दर जो निर्धारित की गई वह है 6.5%। भारत, याद रखिएगा कि भारतवर्ष में नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास दर 6.5% निर्धारित की गई थी। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई 8वीं योजना में। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई 8वीं योजना में प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1974 से 78। 1974 से 78 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई 10वीं योजना से। सबसे ज्यादा समृद्धि दर किससे प्राप्त हुआ? 10वीं योजना में। यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर देख लीजिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्ष्य थी संचार में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो ज्यादा राशि किया गया था लक्ष्य, वो संचार के लिए। अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए एक नज़र, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। भारत की पंचवर्षीय योजना एक दृष्टि में, ठीक है, पंचवर्षीय योजना काल दिया हुआ है, विकास का परसेंट लक्ष्य में दिया है, कितना परसेंट लक्ष्य था, वास्तविक औसत में परसेंटेज, प्राथमिकता और मॉडल। इसमें आपके लिए ये और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेंगे इसे भी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 था। 1951 से 1956 विकास का लक्ष्य था 2.1%। वास्तविक औसत जो था वो था 3.6। कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। दूसरी कार्यकाल था 1956 से 61। 1956 से 61 दूसरे का था, और इसमें जो है 4.5% इसका विकास का लक्ष्य था, 4.5%। वास्तविक औसत प्रतिशत था 4.21%। इसमें जो है भारी उद्योग और खनिज पर जो है प्राथमिकता दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और खनिज पर प्राथमिकता दिया गया था, जिसका मॉडल था हेराल्ड-डोमर मॉडल। क्या था? हेराल्ड-डोमर मॉडल। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 था। तीसरा 1961 से 66 था। तीसरा 1961 से 66 5.6 इसका विकास लक्ष्य परसेंटेज था, 5.6, और वास्तविक औसत जो था वो 2.72% था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को मिलाकर इसमें जो है प्राथमिकता दिया गया था, कृषि और उद्योग दोनों को। इसका मॉडल था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। अब है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, क्योंकि ये 66 से जो आपका स्टार्ट हुआ था, 1966 से आपका क्या हो गया था कि बीच में योजना अवकाश था, है ना। अब योजना अवकाश आ गया था, तो इसे एक याद रखिएगा। तो 1969 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 5.7% इसका विकास लक्ष्य था, 5.7%। वास्तविक औसत जो था वो 2.05% था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में चौथी में समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। मॉडल था सुखमणि चक्रवर्ती तथा प्रोफेसर संडे। सुखमणि चक्रवर्ती और प्रोफेसर संडे इसका मॉडल था। उसके बाद आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी 1974 से 1978 था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इसमें 4.4% इसका विकास दर था,
और वास्तविक आय औसत था, वास्तविक औसत परसेंटेज में 4.83%, 4.83%। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता था वो आर्थिक स्थायित्व था, आर्थिक स्थायित्व। और इसका मॉडल था अशोक रुद्र और ए एस सैनी। अशोक रुद्र और ए एस सैनी पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इसका 5.2% आपका विकास लक्ष्य था और वास्तविक औसत था 5.54%। छठी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन। पंचवर्षीय योजना जो था इसकी प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन और रोजगार। छठी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था गरीबी उन्मूलन और रोजगार। मॉडल था निवेश मॉडल। मॉडल क्या था? निवेश मॉडल। अब है सातवीं 1985 से 1990 था। 1985 से 1990 इसमें 5.0% इसका विकास लक्ष्य था और 6.02% इसका वास्तविक औसत था। इसका उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार के अवसर, तकनीकी विकास। और इसमें जो था मॉडल वो ग्रोथ मॉडल था। क्या था? ग्रोथ मॉडल। अब है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 था। 1992 से 1997 और इसका विकास लक्ष्य था 5.6, वास्तविक आय था 6.68 और इसकी प्राथमिकता थी मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास इसकी प्राथमिकता थी और इसका मॉडल था प्रणब मुखर्जी मॉडल। कौन सा? प्रणब मुखर्जी मॉडल था। अब है नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 था। 1997 से 2002 6.5 इसका था विकास लक्ष्य और 5.5 इसका वास्तविक औसत था। इसमें जो था प्राथमिकता वो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास इसका प्राथमिकता था। मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर। कौन सा मॉडल था नौवीं पंचवर्षीय योजना का? जॉन डब्ल्यू मिलर। अब है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। 2002 से 2007 ये 8.0% इसका विकास लक्ष्य था, बाद में 7% हो गया। वास्तविक औसत था 7.7। 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ये योजना आयोग मॉडल पर आधारित था। योजना आयोग मॉडल पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 था। 11वीं इसमें 8.1 इसका जो था 8.1 इसका विकास लक्ष्य था और वास्तविक औसत था 7.9। तीव्रतम एवं समावेशी इसकी प्राथमिकता थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी था। ये योजना आयोग मॉडल पर आधारित था। अब है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 इसका लक्ष्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का 2012 से 17 8.0 इसका था। 8.0 वास्तव इसका विकास लक्ष्य था 8.0 और इसमें जो था वास्तविक औसत नहीं है। ये प्रोफेसर सी रंगाराजन मॉडल पर आधारित था। 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर सी रंगाराजन मॉडल पर। तो ये पंचवर्षीय योजना आपका क्लियर हो गया, जो कि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कंपलसरी है। अब देखिएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार निरपेक्ष लाभ या तुलनात्मक लाभ दोनों है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं, उसे कहते हैं मुक्त व्यापार। सुपर 301 क्या है? तो सुपर 301 जो है ये अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है। अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। सुपर 301। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई थी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में। मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का 2% है। कितना है? 2%। भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय जो है वो रत्न और आभूषण से प्राप्त होता है। भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय रत्न और आभूषण से प्राप्त होता है। TRIPS यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन जो है ये WTO करता है। कौन करता है? WTO। भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न आभूषण का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है।
भारत से सबसे ज्यादा मूल्य के रत्न और आभूषण का निर्यात जो है वो अमेरिका के साथ होता है। समुदाय या संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग यूरोपीय आर्थिक समुदाय को जाता है। समुदाय या संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग यूरोपीय आर्थिक समुदाय को जाता है। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात जो है वो इंग्लैंड को जाता है। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात इंग्लैंड को। हाल के वर्ष में भारत में आयात के सबसे बड़े मंद जो है वो पूंजीगत वस्तु एवं पेट्रोलियम पदार्थ है। हाल के वर्ष में भारत में आयात के सबसे बड़े मंद पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ है। किस वर्ग के देश के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ओपेक के साथ। ओपेक के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा अन्य देश के साथ दोहरा कर परिहार समझौता यानी DTAA किसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? तो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए DTAA जो है किया जा रहा है। भारत द्वारा अन्य देश के साथ दोहरा कर परिहार समझौता यानी DTAA जो है ये द्विपक्षीय व्यापार के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है LNG। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल स्थापित हुआ है दहेज में। कहाँ पे? दहेज में। भारत के आयात का अधिकतम भाग ओपेक से होता है। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से होता है? ओपेक से। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ पर आयात पर जो है होती है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक निर्यात का विविधीकरण है। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक निर्यात का विविधीकरण है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो प्रादेशिक व्यापार होगा यह। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह प्रादेशिक व्यापार होगा। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो याद रखिएगा जो भारत से सबसे ज्यादा रत्न और आभूषण से, कितना रत्न और आभूषण से सबसे ज्यादा होता है भारत में। भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा किसका है? तो हीरे जवाहरात आभूषण का सबसे ज्यादा हिस्सा है भारत से। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए, किसके लिए? निर्यात उद्योग संवर्धन के लिए की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी सेज। निर्यात या आयात यानी एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो 1982 में एग्जिम बैंक का गठन हुआ था, यानी आयात निर्यात बैंक का गठन 1982 में हुआ था। देश के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को ट्रेड वेंचर्स कहते हैं। देश के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? ट्रेड वेंचर्स। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र यानी EPZ स्थापित है सूरत में। EPZ कहाँ पे? सूरत में है। निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र सूरत में। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र नोएडा में है। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो ECGC जो है ये विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है। भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो चाय जो है नकदी फसल है और इसी के निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त जो है की जाती है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का अंग है वह गैट सदस्य द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। गैट सदस्य द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन WTO का अंग है। गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। गैट का क्या तात्पर्य है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। भुगतान संतुलन में निहित है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा प्रभावी हुआ? तो 2003 में फेमा प्रभावी हुआ था। 2003 में फेमा को कहते हैं विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम।
भारत में फेरा, फेरा का स्थान ले लिया फेमा, फेरा के स्थान पे कौन आ गया, फेमा आ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है, तो अबरक। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अबरक की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं, द्विपक्षीय व्यापार। अब हम समितियां को देखते हैं। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से है। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, हथकरघे के विकास से संबंधित है। मीरा सेठ समिति किसके, हथकरघे के विकास से। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो जानकी रमन समिति का गठन बैंक की प्रतिभूति के सौदों की जांच हेतु, बैंक की प्रतिभूति के सौदे की जांच हेतु जानकी रमन समिति का गठन जो है वो किया गया था। नायक समिति का संबंध जो है वो लघु उद्योग से है। नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से। रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे, तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित। जो नरसिम्हन समिति है इसने अपना सुझाव केंद्र सरकार को बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित दिया था। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से। सुंदर राजन समिति का संबंध है पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम से है। सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है, तो केंद्र राज्य के संबंध से है सरकारिया समिति, केंद्र राज्य से संबंधित। भूतलिंगम समिति का संबंध बीएटी से है। बीएटी भैट से भूतलिंगम समिति का संबंध है। उर्जित पटेल समिति का संबंध, उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, इन्हीं के नाम पर है। उर्जित पटेल समिति का संबंध मौद्रिक एवं साख नीति के मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा से। मौद्रिक एवं साख नीति के मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा से उर्जित पटेल समिति का संबंध है। नेक्स्ट है चलैया समिति। चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी, तो प्रत्यक्ष कर के जांच के लिए। प्रत्यक्ष कर के जांच के लिए चलैया समिति स्टार्ट की गई थी। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध करों से है। केलकर टास्क फोर्स का संबंध करों से। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, तो भंडारी समिति जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना में जो है अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। रंगाराजन समिति का संबंध किस घटक से था, भुगतान संतुलन घाटा से। रंगाराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन घाटा से। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो बीमा क्षेत्र में। आर.एन. मल्होत्रा समिति जो है इसने बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला है आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी, तो उद्योग मंत्रालय द्वारा। उद्योग मंत्रालय ने आबिद हुसैन समिति का गठन किया था। आबिद हुसैन समिति गठित की गई लघु उद्योग की समस्या से निवारण के लिए। इसके लिए लघु उद्योग की समस्या के निवारण हेतु। तारापुर समिति निम्नलिखित में किस एक से संबंधित थी, तो पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित है आपका तारापुर समिति। चंद्रशेखरन समिति का संबंध शेयर से है। चंद्रशेखरन समिति शेयर से संबंधित है। रंगाराजन समिति की रिपोर्ट जो है, रंगाराजन समिति की रिपोर्ट भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना रंगाराजन समिति का विषय वस्तु है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो राजा चलैया को। राजा चलैया को कर सुधार समिति का अध्यक्ष चुना गया। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति की, तो राज समिति। राज समिति जो है ये कृषि जोत पर टैक्स लगाने की स्तुति किया था। कर संरचना संबंधित सुधार के लिए गठित चलैया समिति है। कर संरचना से संबंधित चलैया समिति। 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो स्वामीनाथन समिति का। 1994 में जनसंख्या के लिए स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है, तो वैद्यनाथ समिति। वैद्यनाथ समिति जो है ये क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है
तिवारी समिति और गोस्वामी समिति। तिवारी समिति और गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है, औद्योगिक रुग्णता से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है वेणुगोपाल समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है रेखी समिति, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। चिलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से है। चिलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। बीके चतुर्वेदी। बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में किससे संबंधित कार्य किया है? तो तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। बीके चतुर्वेदी कमेटी ने तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित कार्य किया है। दीपक पारेख कमेटी। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज के साथ साथ निम्नलिखित में किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो दीपक पारेख कमेटी जो है वो और चीज के साथ साथ एक अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना, अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना से संबंधित है दीपक पारेख कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिम्हन समिति का संबंध बैंक क्षेत्र के सुधार से है। नरसिम्हन समिति। अब आपका विविध दिया हुआ है, थोड़ा सा इसे देख लीजिए। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है ये आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। किन 4 देश को एशियन टाइगर कहा गया है? तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, इस चारों देश को एशियन टाइगर कहा गया है। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? तो मल्टी सूचकांक पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगार की जो मजदूरी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर आधारित है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर आधारित है। जो आपका मनरेगा है ना, मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूर कार्य करते हैं उनका जो मजदूरी होता है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर आधारित है। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो? तो 1000। ध्यान रखिएगा कि भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राजीव आवास योजना। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए राजीव आवास योजना शुरू की गई है। राजीव आवास योजना। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने मध्याह्न भोजन शुरू किया, मिड डे मील जिसको बोलते हैं। अब इसका नाम क्या हो चुका है? पीएम पोषण हो चुका है। मिड डे मील का नाम अब हो चुका है पीएम पोषण। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम सर्व शिक्षा योजना है। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम सर्व शिक्षा योजना है, जो इसका स्थापना कब से स्टार्ट हुआ था? 2001 से। याद होगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान को। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा PURA मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए PURA, इसे पूरा बोल सकते हैं, मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया? तो अपना वन अपना धन हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुई। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि 200 रुपया से बढ़ाकर 500 कर दिया गया। 200 से 500। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को स्थापित किया। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। कहाँ के? कार्ल मार्क्स जर्मनी के। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ? तो हरियाणा में सबसे पहले वैट लागू हुआ था। कहाँ पे? हरियाणा में। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है WTO से। ट्रिप्स और ट्रिम्स संबंधित है WTO से। मॉडवेट संबंधित है मूल्य वर्धित कर से। मॉडवेट संबंधित है मूल्य वर्धित कर से।
आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिक को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। आधार भारतीय नागरिक को पहचान उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब से लागू हुआ? 1948 में। एक मार्ग है पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है। एक मार्ग क्या है? पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है। इकोनॉमिक्स का आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जैसे ही इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे जो इकोनॉमिक्स से मिलता जुलता आपका चीज है। तो ये कर देते हैं हम, जितने भी संगठन है इसमें हम इसको हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है उस सबको हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका जो है अध्याय 9, इसे हम इसी के साथ कर लेते हैं क्योंकि वीडियो जो है 1 से 2 घंटे का ही हो गया है, तो इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी कार्यकारी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक यानी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी। ये आपके 6 भाषा हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र ने जो है मान्यता दे रखा है। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी को। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखा का प्रतीक चिन्ह है? तो जैतून के। जैतून के वृक्ष की शाखा का चिन्ह है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। कितने? 193 देश हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी जो होते हैं इनके पास वीटो पावर होता है ना। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? वीटो का अधिकार प्राप्त है। जो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं इसको वीटो पावर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे? हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है जो कि एंटोनियो गुटेरेस अभी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। देखिए नाम, देश और कार्यकाल। ट्रिम्बेली नॉर्वे के थे। नॉर्वे के 1946 से 1953 तक इनका कार्यकाल था। ट्रम्बेली का नॉर्वे के 1946 से 1953। डैग हैमरशोल्ड का स्वीडन के थे। इनका कार्यकाल 1953 से 1961 था। 1953 से 1961। यू थाट म्यांमार के थे। 1961 से 1971 था। कुर्ट बाल्डहिम ऑस्ट्रिया के थे। 1972 से 1981 इनका कार्यकाल था। 1972 से 1981। उसके बाद आपके हैं जेवियर पियरे द कुइमर पेरू 1992 से 91। जेवियर पियरे द कुइमार पेरू 1982 से 91। डॉक्टर बुतरस घाली ये मिस्र के 1992 से 1996 इनका कार्यकाल था। कोफी अन्नान घाना के थे। 1997 से 2007 तक इनका कार्यकाल था। वान की मुन दक्षिण कोरिया के 2008 से 2017 तक। और एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के जो कि 2018 से अब तक यही है, ठीक है। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण को, यानी कि उसका स्थापना और उसका मुख्यालय कहाँ पे, सबको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे FAO
FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, स्थापना 1945 में हुआ था। FAO का यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना 1945 में, मुख्यालय रोम इटली में है। रोम इटली इसका मुख्यालय है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में स्थापना हुआ था। 1919 में जिनेवा स्विट्जरलैंड ILO का हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1948 में हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका भी हेडक्वार्टर है WHO का, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को 1946 में स्थापना हुआ था। पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 1946 में स्थापना हुआ था। ITU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना 1865 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना 1865 में हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका भी हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO 1944 में स्थापना हुआ। ICAO का 1944 में। मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा इसका हेडक्वार्टर है। मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना 1951 में हुआ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना 1951 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका भी हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का स्थापना 1946 में हुआ। कब? 1946 में। न्यूयॉर्क अमेरिका इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का, न्यूयॉर्क अमेरिका। IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 1959 में इसका स्थापना हुआ था। 1959 में। लंदन स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है IMO का, लंदन में। IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, स्थापना 1957 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना 1957 में वियना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर है। UPU सार्वभौमिक डाक संघ, UPU का स्थापना 1874 में हुआ। बर्न स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है, बर्न स्विट्जरलैंड UPU का। अनचार्क संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का स्थापना 1950 में हुआ था। 1950 में। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है, अनचार्क का भी, स्विट्जरलैंड जिनेवा। अब है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD का स्थापना 1944 में हुआ। वाशिंगटन DC अमेरिका इसका हेडक्वार्टर है। 1969 में इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, 1969 को। उसके बाद है IMF जो है 1944 में स्थापना हुआ था। IMF का वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर है। IMF का 1944 में स्थापना हुआ था, वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर है। UNIDO संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का स्थापना 1966 में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का स्थापना 1966 में हुआ। वियना ऑस्ट्रिया हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का स्थापना 1965 में हुआ था। 1965 में UNDP का। न्यूयॉर्क अमेरिका इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है WTO का। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का स्थापना 1970 में हुआ। 1970 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब है अन्य प्रमुख संगठन, देख लीजिए इसको भी। राष्ट्रमंडल का स्थापना 1926 में हुआ। राष्ट्रमंडल का स्थापना 1926 में। लंदन इंग्लैंड इसका हेडक्वार्टर है राष्ट्रमंडल का, कॉमनवेल्थ का। कहाँ पे है? लंदन इंग्लैंड में। 1926 में स्थापना हुआ था। नाम NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना 1961 में हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। बेलग्रेड इसका हेडक्वार्टर है, बेलग्रेड। अरब लीग 1945 में स्थापना हुआ। अरब लीग का 1945 में। काहिरा मिस्र इसका हेडक्वार्टर है, अरब लीग का, काहिरा। सार्क यानी हिंदी में इसको दक्षेस बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन हो जाएगा आपका, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका स्थापना 1985 में हुआ, 1985। काठमांडू नेपाल, सार्क यानी दक्षेस का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन, 1960 में स्थापना हुआ ओपेक का, 1960 में। वियना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर है, वियना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर है।
रेड क्रॉस 1863 में स्थापना हुआ, रेड क्रॉस का स्थापना। नेक्स्ट है रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ। कब? 1863 में। और ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है रेड क्रॉस का? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अब है आसियान यानी कि एशियन नेशन आसियान का स्थापना 1967 में हुआ। 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है आसियान का, जकार्ता इंडोनेशिया। एडीबी का स्थापना 1966 में हुआ। एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में। मनीला फिलीपींस, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1914 में हुआ। 1914 लियोन्स फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, लियोन्स फ्रांस में। G15 का स्थापना 1989 में हुआ। G15 का स्थापना 1989 में, बेलग्रेड हेडक्वार्टर है, बेलग्रेड। G77 1964 में स्थापित हुआ। G77 1964 में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ। नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर है नाटो का, ब्रुसेल्स बेल्जियम। G8 का स्थापना 1985 में हुआ। G8 का स्थापना 1985 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961 में हुआ। लंदन इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लंदन इंग्लैंड में। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन 1981 में स्थापना हुआ। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का स्थापना 1981 में। सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ? सिंगापुर है एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग का। नेक्स्ट है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का स्थापना 1991 में हुआ। बेलारूस हेडक्वार्टर है। और एक है OAU यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का स्थापना 1963 में हुआ। 1963 में। अदीस अबाबा इथोपिया इसका हेडक्वार्टर है, अदीस अबाबा इथोपिया। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, रेड क्रॉस को। एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार 1970 में मिला था। एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार और शांति पुरस्कार 1977 में मिला था। तो ये संगठन जितना भी था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था, मतलब इम्पोर्टेंट क्या, सारे संगठन को तो आपको लगभग करवा ही दिया गया, हेडक्वार्टर और मेनली उसका स्थापना वर्ष। अक्सर यही पूछा जाता है, उसका हेडक्वार्टर पूछेगा, स्थापना पूछता है। और नहीं तो करंट अफेयर से आप लोग याद करते ही होंगे कि नवीनतम देश जो शामिल होता है वो पूछा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और आपने अभी देखा ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। जितने भी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो होप सो कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को रेगुलर चाहिए तो प्लीज कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।